Good afternoon, friends, dear students. We are here again to take your online classes after a long break. I will discuss today the new topic, that is recursion, which is chapter 6 in your book. What is recursion? To understand this, let's see some story. Let's fun first. टावर ऑफ हनोई एक मैथमेटिकल गेम है और इसके बारे में एक बहुत ही कहानी प्रचलित है जिसको कि हम डिस्कस करते हैं. टावर ऑफ हनोई इज़ अ मैथमेटिकल गेम और पजल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 रॉड्स एंड अ नंबर ऑफ डिस्क्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, which can slide onto any rod. There are 3 rods. The puzzle starts with the disc in a neat stack in ascending order of sizes. On one rod, the smallest at the top, thus making a conical shape. The objective of the puzzle is to move the entire stack to another rod, obeying the following simple rules. There are 3 rules. Only one disc can be moved at a time. Each move consists of taking the upper disc from of the stacks and placing it on top of another stack or on an empty rod. No larger disc may be placed on top of a smaller disc. तो यहाँ पर 3 रूल हैं और 3 रूल्स क्या हैं? एक बार में केवल एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं हम, और कभी भी जिस डिस्क को मूव कर रहे हैं वो छोटे डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते हैं, और इनमें से किसी भी किसी भी पोल में हम डिस्क को रख सकते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पूरे के पूरे डिस्क को यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाना, या हम कहें ABC पोल हैं तो A से C पोल में ले जाना है यूजिंग B पोल. इस प्रॉब्लम के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक टावर ऑफ ब्रह्मा के एक पुरोहित थे और उन्होंने ये कहा कि ये गेम जब तक चलेगा तभी तक दुनिया रहेगी और उसके बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी. 64 डिस्क के साथ अगर ये खेला जाए तो उतने ही देर दुनिया रहेगी जितनी देर में ये डिस्क इस पोल से इस पोल तक ट्रांसफ़र होंगे. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए ये सोचा गया कि क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करें इस तरीके से कि अगर केवल 3 डिस्क की बात करें हम, तो क्योंकि हम एक ही डिस्क एक बार में मूव कर सकते हैं और मुझे ये तीनों डिस्क इस पोल में लेके आना है, C पोल में, तो ये दो ऊपर की जो 2 डिस्क हैं वो अगर B पोल में होंगी तभी मैं इस डिस्क को C पोल में ला पाऊँगा और तभी उसके बाद की प्रोसेस मैं कर पाऊँगा. तो मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है 3 डिस्क को यहाँ से यहाँ तक मूव करना, लेकिन मैंने इसको क्या सोचा कि इस प्रॉब्लम को मैं रिड्यूस कर दूँ एक स्टेप और ये प्रॉब्लम बना दूँ मैं कि ये ऊपर की जो 2 डिस्क हैं इनको यहाँ पर लाना है B में, ताकि मुझे ये खाली मिले और मैं इस डिस्क को यहाँ से यहाँ पर मूव कर दूँ. तो ये जो मेरी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के टर्म्स में ही मैंने सोचा. 3 प्रॉब्लम की जगह मैंने उसको 2 डिस्क के लिए प्रॉब्लम को रिड्यूस किया, लेकिन मैंने पोल चेंज कर दिया है. यहाँ ना ला करके अब मुझे क्या लाना है? इस डिस्क पे लाना है. तो जब इस तरीके से हम प्रॉब्लम के ही टर्म्स में उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिकर्सन. यहाँ पर स्टॉपिंग कंडीशन क्या है मेरे लिए कि जब यहाँ पर एक डिस्क बचेगी तो वो मेरे लिए स्टॉपिंग कंडीशन है कि मैं उसको फिर यहाँ से यहाँ मूव कर दूँगा. जब 1 डिस्क बचेगी तो मेरा सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा. प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि सॉल्यूशन कब मिलेगा मुझे? जब एक डिस्क यहाँ पर बचेगी और ये दोनों डिस्क यहाँ पर आ चुकी होंगी.
तो ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं रिकर्सन, और इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है। देखिए एक बार हम इसके जो प्रोग्रामिंग है उसको देखते हैं। ये डेफ फंक्शन से एक फंक्शन डिफाइन किया, टावर ऑफ हनोई, और इसमें पैरामीटर पास किए, पहले कितने डिस्क चाहिए n, और एक वेरिएबल लिया फ्रॉम रॉड जिसमें हम जिस पोल से ट्रांसफ़र करेंगे उसका नाम देंगे, टू रॉड जिस पोल में भेजना है उसको लेंगे, और ऑक्सिलरी रॉड जो इंटरमीडिएट रॉड है उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ड्राइवर प्रोग्राम है इसको देख लें, क्योंकि ये फंक्शन तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ से कॉलिंग होगी। तो यहाँ पर देखें कि n=4 किया है, मतलब 4 डिस्क के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। आप n की कोई भी वैल्यू दे दें, प्रोग्राम में कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, मेमोरी ज़्यादा लगेगी, इसलिए यहाँ पर छोटा सा वैल्यू दिया है। टावर ऑफ हनोई लिखा हमने, फिर n a c b, a से c में ट्रांसफ़र करना है n डिस्क को यूजिंग ऑक्सिलरी पोल b। तो ये पोल कहें या रॉड कहें इनको, तो ये इनिशियली ये वैल्यू है, और फिर ये जब अपने अंदर से फंक्शंस को कॉल करेगा तो वो वैल्यूज़ बदलती रहेंगी। वो डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पर किस चीज़ की वैल्यू भेजी जा रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, इफ़ n=1, अगर n की वैल्यू 1 है मतलब एक ही डिस्क बची है, तो मुझे सीधे क्या करना है, फ्रॉम रॉड से टू रॉड में उसको मूव कर देना है, और मेरा यहाँ फंक्शन रिटर्न कर रहा है, मीन्स यहाँ से मेरा सॉल्यूशन मिलना मुझे शुरू हो गया। अदरवाइज़ कहीं भी देखें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अब जो जनरल केस है उसमें क्या है कि जब ऊपर की n-1 डिस्क फ्रॉम रॉड से ऑक्सिलरी रॉड में जाएगी तभी मुझे ये काम कर पाऊँगा मैं n=1 वाला। तो यहाँ पर हमने लिखा टावर ऑफ हनोई n-1 फ्रॉम रॉड ऑक्सिलरी रॉड टू रॉड, ठीक है। और ये n-1 जब यहाँ पर आ जाएंगे ऑक्सिलरी रॉड में, तो उसके बाद फिर मुझे वही प्रोसेस करनी है। ऑक्सिलरी रॉड जो है मेरी, ये जो ऑक्सिलरी रॉड में जब 2 डिस्क आ जाएंगी और ये मैं यहाँ मूव कर चुका हूँगा, तो मेरा टारगेट क्या होगा, अब इन 2 डिस्क को यहाँ मूव करना है यूजिंग दिस। तो जो ये फ्रॉम रॉड था वो अब बन जाएगा ऑक्सिलरी रॉड, और जो ऑक्सिलरी रॉड था वो बन जाएगा फ्रॉम रॉड। तो यहाँ पर पहले तो मैंने ये मूव डिस्क n फ्रॉम रॉड ये मैसेज लिख दिया ताकि आपको पता चले कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पर टावर ऑफ हनोई में मैंने फिर दोबारा कॉल किया, n-1 ऑक्सिलरी रॉड से टू रॉड में ट्रांसफ़र किया फ्रॉम यूजिंग फ्रॉम रॉड। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन में फिर से इसी फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं रिकर्सन या रिकर्सिव फंक्शन कॉल। जब कोई फंक्शन खुद के ही डेफिनेशन में खुद को ही कॉल कर रहा है, मतलब अपने ही टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिकर्सन। इसको पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको हम फिर से आपने जो पढ़े हुई चीज़ें हैं उसमें से लेते हैं कहाँ आप रिकर्सन को यूज़ करते हैं। तो रिकर्सन क्या है? रिकर्सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Recursion is a process by which the function calls itself repeatedly until some specified condition has been satisfied. दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकता है? When a function calls itself within its body, then this is known as recursion. तो कभी भी रिकर्सन के थ्रू अगर हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि द प्रॉब्लम मस्ट बी रिटन इन ए रिकर्सिव फॉर्म, और दूसरा द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड अ स्टॉपिंग कंडीशन। अगर स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगी, जैसे हमारे टावर ऑफ हनोई में जब n=1 था वहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं मीन्स स्टॉप कर रहे हैं फंक्शन की कॉलिंग को, तो वो बहुत ज़रूरी है
क्यों ज़रूरी है कि अगर स्टॉप नहीं होगा तो हमारा फंक्शन अपने आप को कॉल ही करता रहेगा हमेशा, तो एक इनफाइनाइट लूप में वो फंस जाएगा। इसलिए स्टॉपिंग कंडीशन ज़रूरी है। तो कोई भी जब हम फंक्शन बनाएंगे रिकर्सन का, तो उसके हमेशा दो पार्ट होंगे। पार्ट 1, पार्ट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो पार्ट हमेशा होंगे। 1 और मोर बेस केसेस, जो स्टॉपिंग कंडीशन वाला पार्ट होता है उसको हम बेस केस कहते हैं या टर्मिनेटिंग केस कहते हैं। फॉर विच फंक्शन प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट विदाउट रिकरिंग, मतलब बिना रिकर्सिव कॉल के वो सीधे रिटर्न करता है वैल्यू को। और पार्ट 2 वो होता है 1 और मोर रिकर्सिव केसेस फॉर विच द प्रोग्राम कॉल इटसेल्फ विथ रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे हमारे प्रॉब्लम एंड को मूव करनी थी, तो हमने जब उसको जनरल तरीके से लिखा तो n-1 की तरफ रिड्यूस किया, फिर धीरे धीरे n-1 रिड्यूस होते होते बचेगा लास्ट में 1। तो इस तरीके का जनरल केस एक होगा जिसको हम रिकर्सिव केसेस कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि फैक्टोरियल को आप डिफाइन करते हैं, तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन कैसी होती है? फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो ये जो डेफिनेशन है फैक्टोरियल की, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन, और यहाँ पर हम रिकर्सन टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो ये जो n इंटू n-1 लिख रहा है, ये फैक्टोरियल n-1 एक जनरल केस हो जाएगा। और जो n की जो वैल्यू 1 है, 1 के लिए हमको पता है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो इस फैक्टोरियल फंक्शन को आप रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। फिबोनाची सीरीज है, जीसीडी है, जीसीडी कैलकुलेटर, बाइनरी सर्च, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां आप रिकर्सन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां पर नॉर्मल तरीके से भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और रिकर्सिव तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिफरेंस या ड्रॉबैक भी देखेंगे या एडवांटेज देखेंगे रिकर्सन का। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जो केवल और केवल रिकर्सन के द्वारा ही सॉल्व हो सकती हैं, इसलिए हमको इस टेक्निक को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे टावर ऑफ हनोई, इसमें केवल रिकर्सन ही यूज़ किया जा सकता है। ऐसे बाइनरी सर्च होता है, इसमें रिकर्सन यूज़ किया जाता है। ट्री का कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे। वहाँ जो ट्री बनता है वो केवल रिकर्सिव तरीके से ही बनाया जा सकता है और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। तो फिर से एक बार देख लें। रिकर्सन इज अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ लार्ज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बाय रिपीटेडली अप्लाइंग द सेम प्रोसीजर to reduce it to successively smaller problems. A recursive procedure has two parts, one or more base cases and a recursive step. As many times there is recursive call, then every time a new memory is allocated to the local variables of recursive function. तो जैसे हमने देखा था टावर ऑफ हनोई वाले प्रॉब्लम में, दो बार हमने एक फंक्शन के अंदर कॉल किया, टावर ऑफ हनोई फंक्शन के अंदर टावर ऑफ हनोई को कॉल किया। जब जब भी टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होगा उतने बार उसको मेमोरी एलोकेट होगी, सेपरेट मेमोरी मिलेगी और उसके जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे और वो जो पूरा जो उसका मेमोरी जो मिली है और जो वेरिएबल इनिशियलाइज हुए हैं वो सब का डिटेल जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर में सेव होगा, जिसको हम कहते हैं स्टैक। जब भी उस डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी सेव होता है तो उसको हम पुश कहते हैं, और जब भी उससे कुछ रिट्रीव किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसको हम पॉप कहते हैं। स्टैक इस तरीके से काम करता है कि जैसे आपके पास कोई डिस्क है, सीडी की डिस्क में हम क्या करते हैं,
कि सीडी जब रखते हैं तो जो सीडी रखते हैं हम वो एकदम नीचे चली जाती है, और जब सीडी निकालते हैं, जब सीडी हम ये जैसे सीडी का बॉक्स है, इस सीडी के बॉक्स को में से जब हम सीडी को रखेंगे तो जो पहले रखेंगे वो सबसे नीचे जाएगी, और जो सब लास्ट में रखेंगे वो सबसे ऊपर होगी, और जब निकालेंगे तो सबसे लास्ट में जो रखा था वो सबसे पहले बाहर आती है। तो ये चीज़ इस टेक्निक पर ही आपका स्टैक काम करता है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कोई भी मैथमेटिकल ब्रैकेट लगे हुए फंक्शन को आप एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हैं तो इनर मोस्ट ब्रैकेट जो होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, और आउटर मोस्ट ब्रैकेट जो होता है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होकर के उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। जब रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग होगी तो जब जो फंक्शन कॉल सबसे गहराई में जाकर के हो रहा है उसका सॉल्यूशन तो पहले मिलेगा, वो जो सबसे ऊपरी लेवल पर कॉल हो गया था उसका सॉल्यूशन सबसे हमको लास्ट में मिलेगा। इस टेक्निक पर हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है। अब क्योंकि कोई भी फंक्शन जब तक उसका लास्ट स्टेटमेंट पूरा नहीं हो जाता तो वो कंप्लीट नहीं होता है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। इसलिए रिकर्सिव फंक्शन में हमको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल है इसकी दो वैरायटी होती हैं। एक तो डायरेक्ट रिकर्सन, जब एक फंक्शन खुद ही बॉडी में खुद को कॉल करे तो उसे हम डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं, और जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे और दूसरा फंक्शन फिर से कॉलर फंक्शन को कॉल करे तो इसको हम इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। तो आप आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। इन रिकर्सन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अंटिल द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है आपको सॉल्यूशन के साथ में। ये प्रॉब्लम है पावर कैलकुलेट करने का, x टू द पावर y जो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पावर फंक्शन से हम करते हैं। पावर फंक्शन को बनाने के लिए सिंपली हम फॉर लूप लगा करके n टाइम्स, अगर x टू द पावर n निकालना है तो n टाइम्स लूप चला करके x को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम रिकर्सिवली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकर्सिव सॉल्यूशन हमने देने की कोशिश की आपको। हमको पता है कि कोई भी नंबर पर जब 0 की पावर होती है तो वो 1 रिटर्न करता है, और जो जनरल केस होगा हमारा क्या होगा, अगर x टू द पावर n को हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो मेरा जनरल केस क्या हो गया, x टू द पावर n निकालने का जनरल केस क्या है, x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। मतलब हमने कहा कि x टू द पावर n अगर निकालना है तो आप x टू द पावर n माइनस 1 निकाल लो और उसमें x को मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगा। तो ये एक रिकर्सिव सोच हुई, हमारी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं हम। और अब मुझे पता है कि जब x टू द पावर n माइनस 1 करते करते जब वो n माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तब वहाँ पर क्या मुझे मिल जाएगा, 1। तो वो मेरा बेस केस हो गया। तो इस तरीके से मैंने पावर फंक्शन को डिफाइन किया, पावर x कॉमा n इफ़ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1। यहाँ ये स्टॉपिंग कंडीशन हो गई मेरी, बेस केस हो गया। एल्स रिटर्न x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1। तो ये मेरा एक जनरल केस हो गया, रिकर्सिव केस हो गया, जो कि रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये ड्राइवर कोड हो गया जहाँ पर a और n हमने दो वेरिएबल लिए हैं और ये यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए कि ये इस तरीके से जो यहाँ मैसेज लिखा वो आ रहा है। हमने 2 वैल्यू पास किया, फिर 3 वैल्यू पास किया, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया द रिज़ल्ट इज़ 8।
इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं हमको सपोज हम सम ऑफ नंबर्स 1 to n निकालना है, तो इसको रिकर्सिवली कैसे करेंगे हम। अब रिकर्सिवली करने का मतलब ये है कि अगर हमको 1 से n तक जोड़ना है तो हम अगर n से लेकर 1 तक जोड़ें तो भी वही बात होगी हमारे लिए। अब n जो है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि n प्लस सम ऑफ n-1। अगर n तक हमको जाना है 1 से 1, तो हमारा क्लियर ही है कि 1 से n तक जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए लिख सकते हैं n प्लस सम ऑफ n-1। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल केस हो गया। और जब वैल्यू रिड्यूस होते होते 1 आएगी तो 1 का सम क्या होगा, 1, एक ही टर्म बचा है 1 और उसका सम क्या हो जाएगा 1, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे क्या, 1। तो इस तरीके से हमने रिकर्सिवली सोचा, तो ये जनरल स्टेप बन गए हमारे। क्या बना, इफ नम इज इक्वल टू 1, ये नम क्या है, ये कंप्यूट फंक्शन हमने बनाया है जिसमें नम एक पैरामीटर है। अगर नम की वैल्यू 1 है तो हम रिटर्न 1 करेंगे, एल्स नम प्लस कंप्यूट num-1 करेंगे। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं एक बार। जब लास्ट इज इक्वल टू 4 लिया मैंने, एक वेरिएबल लिया है 4, या तो आप इनपुट भी करा सकते हैं कोई वैल्यू, और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर एस सम इज इक्वल टू कंप्यूट लास्ट, और ये क्या है, इन्वोक कर रहा है हमारे फंक्शन को। तो लास्ट की वैल्यू क्या है, अभी लास्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास, लास्ट की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पर अभी इनिशियली क्या है वैल्यू मेरे पास 4। तो जब 4 वैल्यू मैंने पास किया तो यहाँ पर क्या आ गया, नम में आ गया, शुरू में आ जाएगा 4 आ गया। इसके बाद जब हम यहाँ ये जो इसका मतलब क्या हो गया, सम इज इक्वल टू कंप्यूट 4, ये वाला स्टेटमेंट हो गया मेरा। अब इसके बाद जब मैं काम करता हूँ तो यहाँ पर जब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स में जाऊँगा मैं, रिटर्न क्या करेगा, 4 प्लस कंप्यूट 3। तो ये स्टेटमेंट, अब ये कंप्यूट 4 किस में कन्वर्ट हो गया, एक और फंक्शन कॉल में, 4 प्लस कंप्यूट 3। अब ये कंप्यूट 4 फंक्शन जो है वो कंप्लीट कब होगा, जब ये कंप्यूट 3 फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्यूट 3 फंक्शन कॉल में नम की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 जाएगा किस में, नम में। और क्योंकि ये नम इज इक्वल टू 1 नहीं है, फॉल्स से कंडीशन, एल्स में आएगा, रिटर्न क्या करेगा, नम प्लस कंप्यूट num-1 मतलब 2। तो ये कॉल कन्वर्ट किस में हो गया, 3 प्लस कंप्यूट 2 में। इसी तरीके से ये 3 प्लस कंप्यूट 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 प्लस कंप्यूट 1 में। अब जब 1 आया यहाँ पर, तो ये कंप्यूट 1 जो है वो यहाँ पर नम इज इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा मुझे 1। तो जब ये रिटर्न 1 करेगा तो ये जो कंप्यूट है यहाँ पर अब वैल्यू रिटर्न हो के आई 1, तो ये बन गया क्या, 2 प्लस 1। और जब ये कैलकुलेट हो गया 2 प्लस 1, तो इसने इस फंक्शन को जो कंप्यूट 2 था उसको रिटर्न क्या कर दिया, 3। जब इसने रिटर्न किया 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 प्लस 3, ये जो है ये यहाँ पर है 3 प्लस 3। अब ये जो 3 प्लस 3 है ये कैलकुलेट होके क्या हो गया 6, तो ये 6 आ गया, किसका रिजल्ट 6। इसने रिटर्न किया इसको, कंप्यूट 3 को, और कंप्यूट 3 का रिजल्ट क्या आ गया 6।
अब कंप्यूट 3 का जब रिजल्ट 6 आया तो 4 + 6 10 हुआ, और इसने यहाँ पर कंप्यूट 4 में क्या रिटर्न कर दिया 10। तो एस सम की वैल्यू क्या हो गई 10। तो आउटपुट आपका आएगा द सम ऑफ द सीरीज फ्रॉम 1 to 4 इज 10। तो इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है और काम करता है। रिकर्सन वैसे तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन इसके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या लिमिटेशंस हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि इट यूजेस मोर स्टोरेज एज ईच वैल्यू इज पुश्ड इनटू स्टैक। जितने ज़्यादा बार रिकर्सिवली कॉल होगा उतने ज़्यादा मेमोरी इसको चाहिए होगी। इफ़ रिकर्सिव कॉल इज़ नॉट चेक्ड केयरफुली देन योर कंप्यूटर में गो आउट ऑफ मेमोरी। अगर बेस केस आपने सही से नहीं आइडेंटिफाई किया, नहीं लगाया है, तो हो सकता है इनफाइनाइट कॉलिंग में वो फंस जाए। इट इज़ लेस इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। लेकिन कहीं इसका पावरफुल इसलिए है क्योंकि कई प्रॉब्लम्स के लिए यही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम और ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे इनको, और आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें तो आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसा डिस्कस किया ठीक उसी तरीके से होगा। थैंक यू।